बीते शुक्रवार उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर बरकरार रखा जाएगा। आयोग ने कहा कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करना विकृत कर दिया गया है। इस तरह की पार्टी संरचनाएं विश्वास पैदा करने में विफल रहती हैं। बीते सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने एरो इंडिया 2023 पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, जो 17 फरवरी यानी शुक्रवार को संपन्न हुआ। 5 दिनों तक चलने वाले इस एरो इंडिया शो में 32 देशों के रक्षा मंत्रियों, 29 देशों के वायुसेना प्रमुखों और वैश्विक और भारतीय OEM के 73 CEO ने भाग लिया। इस एरो इंडिया के 14वें संस्करण में तकरीबन 98 देश शामिल हुए, जिसमें 100 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसमें अमेरिका, रूस समेत दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने अपने सबसे खतरनाक विमानों को प्रदर्शनी के लिए उतारा। वहीं रक्षा मंत्रालय के अनुसार एरो इंडिया में 266 भागीदारी की घोषणाओं पर हस्ताक्षर हुए। इनमें 201 समझौता ज्ञापन, 53 बड़ी घोषणाएं और 9 उत्पादों की पेशकश शामिल है। माना जा रहा है कि एरो इंडिया में करीब 80,000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल हो सकता है। बीते शनिवार पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। देश भर के शिव मंदिरों में इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। हर हर महादेव का उच्चारण चारों ओर गूंजमान रहा। बता दें, माघ फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ और इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। बीते शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और पीएम मोदी उनके निशाने पर हैं। बता दें कि जॉर्ज सोरोस ने हाल ही में अडानी मुद्दे को लेकर सोरोस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहिए और इस विदेशी ताकत को जवाब देना चाहिए। बीते बुधवार मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करेगी। विभिन्न उद्देश्य के लिए अगले 5 वर्ष में 2 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति PAC डेयरी मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत देश की सभी पंचायतों को नेशन डेयरी योजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिससे लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी और 1600 करोड़ का खर्च होगा। इससे सैन्य बलों की जमीनी मूवमेंट भी बढ़ेगी। भारत का रक्षा क्षेत्र जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे अन्य देश भी भारतीय हथियारों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत में ही विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद में अर्जेंटीना और मिस्र समेत कई देशों ने रुचि जाहिर की है। बीते बुधवार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष CB अनंत कृष्णन ने कहा कि भारत तेजस विमानों की संभावित आपूर्ति के लिए अर्जेंटीना और मिस्र दोनों से बातचीत कर रहा है।
उन्होंने कहा कि मिस्र को 20 विमानों की जरूरत है, जबकि अर्जेंटीना ने 15 लड़ाकू विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपीन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। पीएमओ के अनुसार इस 11 दिवसीय मेले में 28 राज्यों के लगभग 1000 जनजातीय कारीगर और कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। वहीं सरकार जनजातीय मास्टर शिल्प और महिलाओं को सीधे बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस आदि महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। अब सरकार दिल्ली से उससे मिलने जाती है जिसे दूर समझा जाता था। जो खुद को दूर समझता था उसे अब मुख्य धारा में लाया जा रहा है। भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच रूस ने घोषणा की है कि वह भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त सुखोई 30, MKI और MiG-29 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के महानिदेशक यूरी सिल्यूसर ने भारत को नए फाइटर जेट देने की घोषणा की है। बता दें कि चीन रूस पर दबाव डाल रहा है कि वह भारत को घातक हथियार न दे। वहीं बीते गुरुवार रूसी मीडिया स्पुतनिक ने यूरी के हवाले से कहा कि रूस पहले ही भारत को 270 सुखोई फाइटर जेट की आपूर्ति कर चुका है और भी आगे करेगा। उन्होंने कहा कि इन सुखोई विमानों के कई कलपुर्जे तो भारत में ही बनाए गए हैं। हम भारत के साथ लंबी अवधि का सहयोग करना चाहते हैं ताकि अतिरिक्त विमानों की आपूर्ति की जा सके। रूस ने अपने MiG-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया है, जो भारत के HAL के प्लांट में ही बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर BBC की आलोचना हो रही है। वहीं बीते गुरुवार ब्रिटेन के एक और सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। ब्रिटेन के सांसद रॉबर्ट ब्लैकमैन ने डॉक्यूमेंट्री को लेकर BBC पर ही सवाल खड़े किए हैं। ब्लैकमैन ने मोदी सरकार का बचाव करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को अपमानजनक करार दिया है। ब्रिटेन के सांसद रॉबर्ट ब्लैकमैन ने कहा कि BBC की डॉक्यूमेंट्री में मसलों को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। BBC डॉक्यूमेंट्री व्यंग्य और अपमान से भरी है। साथ ही कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्री के दोनों हिस्सों को देखा है। मुझे लगता है कि BBC को ऐसे कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को ये तय करने का अधिकार है कि देश में क्या दिखाया जाए और क्या नहीं। बीते गुरुवार को त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुई वोटिंग में कुल 86.10% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी किरण कुमार दिनाकरों ने बताया कि 3,337 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। वहीं अब 2 मार्च को वोटों की गिनती के साथ नतीजे आएंगे। कौशाम्बी में धर्मांतरण से मना करने पर महिला की गला घोंटकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी आरिफ को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह यमुना नदी पार कर चित्रकूट भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने घेराबंदी की। जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैर में पुलिस ने गोली मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि महिला के पति की मौत के बाद आरोपी आरिफ ने उससे अपना असली नाम छिपाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की और खुद को गुड्डू राजपूत बताया था, जिसके बाद आरोपी महिला को अपने गांव मिर्दहन ले गया, जहां मुस्लिम समुदाय के 100 लोगों ने मनतांतरण के लिए दबाव बनाया। महिला के मना करने पर उसकी पिटाई की और गला घोंटकर 11 फरवरी को उसकी हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में आरोपी एम्बुलेंस चालक समेत 12 नामजद व 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या एवं धर्मांतरण का केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए देश दुनिया से यूपी में 33.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। किसी भी दूसरे प्रदेश में निवेश के आए प्रस्तावों का रिकॉर्ड तोड़कर योगी सरकार ने दिखा दिया कि असीम संभावनाओं का उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने में पूरी तरह सक्षम है। निवेश के लिहाज से यूपी देश में उत्तम निवेश का प्रदेश बनने की राह पर है।
वहीं राज्य में पहली बार आयोजित 3 दिवसीय इस समिट के माध्यम से सरकार ने पहले 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन वैश्विक निवेशक महाकुंभ में देश दुनिया के निवेशकों ने रिकॉर्ड 33.5 लाख करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। बता दें कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए प्रस्तावों से गुजरात सहित दूसरे प्रदेश के समिट में आए निवेश प्रस्तावों का रिकॉर्ड टूटा है। देश में कारोबार माहौल को बेहतर करने की दिशा में केंद्र ने बीते कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। इनकी बदौलत भारत गुणवत्तापूर्ण उद्यमशीलता इकोसिस्टम के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की ओर से जारी राष्ट्रीय उद्यमशीलता सूचकांक रिपोर्ट में 51 देशों में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इसका अर्थ है कि भारत की रैंकिंग में काफी सुधार आया है। वर्ष 2021 में भारत इस सूचकांक में 16वें स्थान पर था। भारत को सूचकांक में 6.1 अंक मिले हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में कारोबारी माहौल सुधारने की दिशा में किए गए प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। भारतीय कृषि मंत्रालय ने 15 फरवरी को फसलों को लेकर दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके अनुसार मॉनसून की अच्छी बारिश और रबी सीजन के बेहतर मौसम से चालू फसल वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न की बम्पर पैदावार का अनुमान है। इस बार 32.36 करोड़ टन कुल खाद्यान्न की पैदावार होगी, जो पिछले वर्ष के 31.56 करोड़ टन के मुकाबले 80 लाख टन अधिक होगा। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की 11.22 करोड़ टन की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फसलों की बम्पर पैदावार का श्रेय किसानों व वैज्ञानिकों की मेहनत और सरकार की नीतियों को दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के लिए शेड्यूल की घोषणा की है। ये टूर्नामेंट 4 मार्च से शुरू होगा और 26 मार्च तक खेला जाएगा। कुल 5 टीमें 22 मैच खेलेंगी। सभी मैच मुंबई के 2 स्टेडियम डीवाई पाटिल और ब्रेबोर्न में खेले जाएंगे। दोनों स्टेडियम में 11-11 मैच खेले जाएंगे। 23 दिनों के अंदर लीग राउंड में 22 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा एक एलिमिनेटर और एक फाइनल मैच खेला जाएगा। लीग स्टेज का आखिरी मैच 21 मार्च को यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। एप्पल के आपूर्तिकर्ता फिनलैंड की सालकाम कंपनी अब भारत में 3 वर्षों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 25,000 करेगी। फिलहाल चेन्नई के इसके कारखाने में 12,000 कर्मचारी हैं। कारखाने में 85% कर्मचारी महिलाएं हैं। कंपनी ने कहा कि वह एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रही है। इसमें मनोरंजन और शिक्षा के लिए 15,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। बता दें कि भारत में आईफोन बनाने वाली एप्पल की 3 आपूर्तिकर्ता हैं। इसमें फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन है, जिसके अनुसार 2025 तक एप्पल का हर चौथा फोन व 25% इसके अन्य उत्पाद भारत में बनेंगे। बता दें कि आईफोन बनाने वाली कंपनियां अब चीन से निकलकर भारत की ओर रुख कर रही हैं। देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री इस वर्ष जनवरी में 17% बढ़कर 2,98,093 इकाई पर पहुंच गई। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम ने ये जानकारी दी। सियाम ने कहा कि जनवरी माह के दौरान एसयूवी सहित यूटिलिटी वाहनों की बढ़ती मांग से कुल यात्री वाहन बिक्री बढ़ी है। जनवरी 2022 में वाहन कंपनियों ने डीलरों को 2,54,287 वाहनों की आपूर्ति की। एक साल पहले समान महीने में ये आंकड़ा 1,16,962 इकाई का रहा था। इसी तरह यात्री कारों की बिक्री 1,16,962 इकाई से बढ़कर 1,36,931 इकाई हो गई है।